हेलो डियर स्टूडेंट्स। मेरा नाम अनिल कुमार श्रीवास्तव है। आप सभी लोगों को पता है, रघुराम राजन साहब को वर्ष 2013 में आरबीआई का गवर्नर नियुक्त किया था यूपीए सरकार के समय। एक्चुअली पी चिदम्बरम के बहुत खास रहे, उस समय वही वित्त मंत्री थे। और नरेंद्र मोदी के आने के समय तक, उसके बाद तक यानी वर्ष 2016 तक वो आरबीआई गवर्नर रहे। उनके पहले धूरी सुब्बा राव साहब भारत के गवर्नर थे, आरबीआई के गवर्नर थे। और उनके बाद उर्जित पटेल को अपॉइंट किया गया था। उर्जित पटेल ने निजी कारणों का हवाला देते हुए जब रिजाइन किया तो शक्तिकांत दास को आरबीआई गवर्नर बनाया गया। इस समय संजय मल्होत्रा साहब आरबीआई के गवर्नर हैं। ये भी वित्त मंत्रालय से जुड़े रहे, विभाग के सेक्रेटरी रहे हैं। खैर, रघुराम राजन साहब जो है भारत भर को हमेशा से कमतर आंकते रहे हैं। अमेरिका में शिकागो विश्वविद्यालय में प्रोफेसर, हालांकि पढ़े लिखे से भारत के ही हैं, आर के पुरम के। यहीं दिल्ली में आर के पुरम है, तो आर के पुरम में वे डीपीएस से पढ़े हैं। प्रारंभिक शिक्षा वहीं से ग्रहण किया। उसके बाद वो दिल्ली आईआईटी से पढ़े हैं। फिर उसके बाद उन्होंने आईएम से एमबीए किया है, पीएचडी भी किया है उन्होंने। इस समय शिकागो यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं वो। और वो सुब्रमण्यम साहब के अनुसार जो है वो ग्रीन कार्ड होल्डर है। खैर, सुब्रमण्यम स्वामी जो है, जो राज्यसभा के मेंबरान थे कुछ समय पहले तक, केंद्रीय मंत्री भी कई बार रह चुके हैं, वीपी सिंह वगैरह के समय में। खैर, जो भी है, लेकिन ये है कि रघुराम राजन साहब हमेशा से कांग्रेसी रहे हैं, थोड़े से वामपंथी भी हैं। और वो कभी मोदी को पसंद नहीं करते, तो उनका सुझाव है कि मोदी मेक इन इंडिया की जगह इन्वेस्ट इन इंडिया पर फोकस करें और एक अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड ऐसे क्रिएट करें जैसे सोनी, मार्स, टोयोटा, मर्सिडीज बेंज आदि हैं। उस तरह से भारत एक अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड क्रिएट करे। भले ही भारत विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के कगार पर खड़ा हो, यानी अमेरिका और चीन के बाद तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के कगार पर खड़ा हो। मैं तो कहता हूँ कि अगर अंडमान के पास कच्चे तेल का भंडार मिल गया जो 2 लाख करोड़ टन के बराबर होगा, तो भारत के जीडीपी में 5 से 6% का उछाल आएगा। और भारत की जीडीपी 20 ट्रिलियन यूएस डॉलर, यानी हमें चीन को भी पीछे छोड़ देगा। अमेरिका से पीछे रहेगी, लेकिन चीन को पीछे छोड़ करके भारत विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है। बस ये है कि यहाँ के लोग खुशहाल रहें। चूँकि अगर मान लीजिए भारत में पैसा कुछ लोगों के हाथों तक संकेंद्रित रहता है, कंसंट्रेट रहता है, तो क्या फ़ायदा। गरीब लोग गरीबी में ही जीते रहेंगे और अमीर लोग अमीरी में बढ़ते रहेंगे आगे। यानी शीशक, एक तरफ शीशकने और रोने की आवाज़ सुनाई देगी, तो दूसरी तरफ ठहाका लगा के हंसने की। तो ये तो असमानता की बात हो गई, इससे भारत आगे नहीं निकल पाएगा। भारत अगर वास्तव में डेवलप्ड कंट्री बनना चाह रहा तो आय की असमानता को ख़त्म करना होगा। इनइक्वालिटी जो इनकम की है उसको हटाना होगा। तो रघुराम राजन साहब जो है इन्वेस्ट इन इंडिया, यानी अंतर्राष्ट्रीय इन्वेस्टमेंट बढ़ाने, भारत में बाहर से लोग एफडीआई लेकर के आएँ और भारत में पैसा लगाएं, इसके लिए रघुराम राजन साहब बहुत परेशान हैं। वो भारत में चूँकि मुख्य आर्थिक सलाहकार भी रहे हैं यूपीए के शासनकाल के दौरान, तो ये सभी कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट ही हैं। इस वजह से रघुराम राजन को मोदी ने नहीं हटाया था। बिना मतलब कंट्रोवर्सी खड़ा करने की क्या ज़रूरत है। वैसे भी वीवी नागरत्ना जो सुप्रीम कोर्ट की जज रही हैं, जो कि आगे चल कर के चीफ जस्टिस भी होंगी कुछ समय के लिए, उन्होंने आरबीआई के पावर को लेकर के ही, जो नोटबंदी हुई थी उसको लेकर के ही डिसेंटिंग नोट दिया था। उन्होंने आरबीआई के उस पत्र का हवाला दिया था जिसमें उसने स्पष्ट रूप से नोटबंदी करने और भारत सरकार को नोटबंदी के द्वारा आतंकवादियों की फंडिंग रोकने का रिकमेंडेशन किया हो। उन्होंने बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, जिसको बीच बीच में अमेंड किया जाता रहा है, का भी हवाला दिया था। खैर,
वो तो बीते दिनों की बात हो गई, 4-1 बहुमत से फैसला आया था। इस वजह से वो बात बीते दिनों की हो गई। उसमें तो सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार की नीतियों का ही समर्थन किया था। मेरा मानना है रघुराम राजन साहब का के बात को मैं टाल नहीं सकता, क्योंकि मैं उनके इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ। उन्होंने तो IIT IIM सब जगह से पढ़ाई किया है, PhD भी हैं। शिकागो यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर भी हैं, अर्थशास्त्र के अच्छे खासे जानकार हैं। IMF या IBRD यानी वर्ल्ड बैंक से भी जुड़े रहे हैं। खैर, मैं बस ये कह सकता हूँ कि भाई भारत को चीन से सबक लेना चाहिए। चीन जो विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, उसने कोई भी इंटरनेशनल ब्रांड क्रिएट नहीं किया है सोनी की तरह से, निटेंडो की तरह से, टोयोटा की तरह से, या पोर्श और मर्सिडीज की तरह से। लेकिन फिर भी पैसा उसके पास पर्याप्त आ गया है और वह विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है भी। तो इसमें तो पैसा ही इम्पोर्टेंट है, चाहे जैसे भी आए। जैसे मतलब चोरी डकैती से नहीं, अन्य सप्लाई चेन को भारत अगर मजबूत कर लेता है तो निश्चित रूप से चीन से वो प्रतिस्पर्धा करने लगेगा। ऐसे में केवल ड्यूरेबिलिटी सामानों की बढ़ा दे भारत, तो अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में आज भी 99% लोग चीप और बेस्ट का ही सामान ढूंढते रहते हैं, चीप और बेस्ट सामान ढूंढते रहते हैं। तो भारत चीप तो बेचे ही, साथ ही साथ सामानों की ड्यूरेबिलिटी बढ़ा दे, यानी उसमें टिकाऊपना ला दे, तो भारत के सामान अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी खरीदने लगेगी। और इस प्रकार से भारत जो है वह निश्चित रूप से विश्व की तीसरी से क्या दूसरी क्या पहले नंबर पर भी आ सकता है, सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो सकता है। चीन की यही तो जलन है कि भारत हम उससे आगे न निकलने पाए, क्योंकि पैसा आने का मतलब है डिफेंस पर ज़्यादा खर्च होना, यानी मजबूती करना। तो भारत हो सकता है डिफेंस के मामले में चीन को पीछे छोड़ दे, चूँकि अभी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो आ, राहुल साहब कह रहे थे, राहुल आर सिंह साहब कह रहे थे, जो डिप्टी चीफ हैं आर्मी के, लेफ्टिनेंट जनरल राहुल आर सिंह, उस हिसाब से तो माना जाए तो भारत ने पाकिस्तान के साथ साथ चीन और अजरबैजान चीन और टर्की को भी मात दिया, क्योंकि ये भी पाकिस्तान की किसी न किसी रूप में मदद कर रहे थे। खैर, रघुराम राजन साहब की बात को लेकर के भारत सरकार को फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। भाई ठीक है, मेक इन इंडिया की जगह इन्वेस्ट इन इंडिया नारा दे भारत, और अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी को इनवाइट करे कि वो भारत में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लगाए। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि उसको लेकर के भारत एकदम से फिक्रमंद हो जाए और वही सोचता रहे भाई कोई हम अंतर्राष्ट्रीय मानक का या अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कोई ऐसा ब्रांड क्रिएट करें जिसकी यूरोप और अमेरिका में धूम हो, जैसा रघुराम राजन साहब कहते हैं। क्योंकि चीन ने बिना कोई इंटरनेशनल ब्रांड क्रिएट किए हुए विश्व में दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का तकमा पा लिया, तो भारत भी प्राप्त कर सकता है ऐसा तकमा। तो मोटे तौर पर आप कह सकते हैं भारत सरकार ने जो कुछ भी उपलब्धि हासिल किया है अभी तक, जिसकी बदौलत वह विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है, जापान को स्लाइटली पीछे छोड़ दिया है। इसी प्रकार से जर्मनी को भी पीछे छोड़ देगा। 2027 तक नरेंद्र मोदी ने टारगेट रखा है, लेकिन ये 2028 भी हो सकता है, 2029 भी हो सकता है, लेकिन भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा कुछ दिनों बाद, इसमें कोई दो राय नहीं। और अगर अंडमान के पास तेल के भंडार मिल गए 2 लाख टन के बराबर, मेट्रिक टन के बराबर, यानी 1000 किलोग्राम का 1 टन होता है, उसे मेट्रिक टन भी कहते हैं, तो निश्चित रूप से भारत $20 ट्रिलियन की इकानमी बन जाएगा और उसके GDP में 5 से 6% एनुअल ग्रोथ रेट में वृद्धि हो जाएगी। देखना है आगे भविष्य में क्या है, कौन जानता है भविष्य के गर्त में क्या है। देखना है आगे क्या होता है, जैसा होगा वैसा आपको बताया जाएगा। धन्यवाद।